संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। किसी अणु के परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण को 1940 में सिज्विक तथा पॉवेल ने तथा 1957 में नायोम तथा गिलेप्सी ने समझाया। इसके अनुसार अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्मों संयोजित अथवा असंयोजित की संख्या पर निर्भर करती है। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिनमें उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और मध्य की दूरी अधिकतम हो। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। अब इसको आप जरा समझने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, चाहे वो लोन पेयर के हों चाहे वो बॉन्ड पेयर के हों, यानी कि चाहे वो बॉन्ड बना रहे हों उनके इलेक्ट्रॉन हो या फिर वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन हो, संयोजित हो अथवा असंयोजित, वो इस प्रकार अरेंज होते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। अब वो प्रतिकर्षण न्यूनतम की क्या सीमा होगी कि लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे कम बॉन्ड पेयर में। यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यदि एक से अधिक उपस्थित हैं तो उनमें प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा, उससे कम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध युग्म होगा, और सबसे कम होगा बंध युग्म और बंध युग्म में। तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, यानी कि उनका स्थायित्व अधिकतम हो, और प्रतिकर्षण की ये उन्होंने क्रम लिखा हुआ है। अब जरा यह व्यवस्था देखें। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कुल 2 है। यहाँ देख रहे हैं आणविक ज्यामिति कैसी होगी, इसकी रेखीय होगी। दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने होगा, 180 डिग्री का। आप समझ सकते हैं कि ये 2 बंध युग्म है, ये अधिकतम दूरी पर कब होंगे, जब उनके बीच में 180 का कोण होगा। और उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं BeCl2 यानी कि बेरिलियम क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड। तो आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की हम व्यवस्था देख सकते हैं और उससे हम आणविक ज्यामिति निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म 3 है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो त्रिकोणीय समतलीय होगी। कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना का होगा, बॉन्ड एंगल होगा 120 का, क्योंकि कुल 360 होता है, 360/3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 का बॉन्ड एंगल होगा। आप देख रहे हैं ज्यामिति हमें क्या दिखा दे रही है, त्रिकोणीय समतलीय। एग्जाम्पल इसका BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरह से यदि 4 बंध युग्म उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यदि 4 हो, यानी कि बॉन्ड पेयर 4 हो, तो आप देख रहे हैं इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसे होगी, चतुष्फलकीय होगी। चतुष्फलकीय में ये इंटर न्यूक्लियर स्पेस में इस प्रकार अरेंज रहेंगे ये कि इनका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट होगा। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं CH4 और अमोनियम आयन, यानी कि मेथेन और अमोनियम आयन इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के आधार पर हम उसकी व्यवस्था देख सकते हैं, उसकी ज्यामिति आणविक ज्यामिति क्या होगी वो समझ सकते हैं। और उदाहरण आपके सामने हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है, यानी कि बॉन्ड पेयर 5 है। ये अब तक हम उन ज्यामितियों की बात कर रहे हैं या उन अणुओं की बात कर रहे हैं जिनमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें असंयोजित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितने भी हैं वो सब बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यदि बॉन्ड पेयर 5 है तो वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति। इसमें आप ऊपर नीचे जो देख रहे हैं वो अक्षीय कहलाता है, और ये जो देख रहे हैं बीच में ये भूमध्यीय कहलाता है। तो जो अक्षीय है आप उसको ध्यान से देखें, उसका बॉन्ड दोनों का कितना होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और नीचे वाले का भी 90 डिग्री। लेकिन जो भूमध्यीय स्थिति पर उपस्थित है उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि इसमें 3 बॉन्ड एंगल होंगे 120 डिग्री के और 2 होंगे 90 डिग्री के। एग्जाम्पल इसका PCl5। तो आपसे कोई पूछे PCl5 में किस प्रकार की ज्यामिति है, तो आप कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब बंध युग्मों की संख्या 6 है। मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ अभी हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। जब बंध युग्म 6 है तो ये अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होंगे। यही तो कहा था कि कैसे होंगे, ये अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने चाहिए जिससे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो।
तो 6 में ये अष्टफलकीय स्थिति में इकट्ठे हो जाते हैं, ये अष्टफलकीय स्थिति में ये अरेंज्ड हो जाते हैं। अब अष्टफलकीय में ऊपर नीचे भी देखें 90 का एंगल है, नीचे वाले में भी 90 का एंगल है, और जो भूमध्य स्थिति पर हैं उनमें भी कैसा है, 90 का एंगल होता है। यानी कि इसमें सभी 6 कोण 90 डिग्री के होते हैं। अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है और एग्जाम्पल है इसका SF6। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, यानी कि आबंदी युग्मों के साथ साथ एकाकी युग्म भी उपस्थित हो। पहला हम देखें, मानो AB2E, यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 2, और E मतलब उसमें लोन पेयर 1 है। तो इसकी ज्यामिति आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वह लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा कम हो जाएगा। आकृति कैसी होगी, इसकी बेंट शेप्ड होगी, और उदाहरण हम देख रहे हैं इसका SO2 और O3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन इसके उदाहरण है। एक और देखें AB3E, बात आपके तुरंत समझ में आ गई होगी कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय है, लेकिन इसकी आकृति देखें तो त्रिकोणीय पिरामिडीय हो गई है। त्रिकोणीय कैसे, नीचे जो बी दिखाई दे रहे हैं ये तो त्रिकोण है, और ऊपर एक पिरामिड किससे बना हुआ है, लोन पेयर से बना हुआ है। एग्जाम्पल इसका अमोनिया। इसी प्रकार से AB2E2, इसको समझे, इसका बात भी आपके समझ में आ गई। बी का मतलब 2 इसमें बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, नीचे आपने देख रहे हैं बी को हमने बॉन्ड पेयर समझा और उसको लोन पेयर, तो लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बहुत अधिक होगा। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो यही अगर ये बिल्कुल प्योर टेट्राहेड्रल होता तो बॉन्ड एंगल हमने कितने का देखा था, 109 डिग्री 5 मिनट का। आपने देखा 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल हम देख कर आए थे जब लोन पेयर नहीं था। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ गया 1, तो अमोनिया की जो हम बात कर रहे थे पहले त्रिकोणीय पिरामिडीय, तो बॉन्ड एंगल प्रतिकर्षण के कारण घटकर कितना रह गया, 160 डिग्री रह जाता है। वहीं जब जल में हम देख रहे हैं, जल की स्थिति देख रहे हैं, AB2E2 प्रकार का देख रहे हैं, इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये और ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे। आपस में भी इनमें प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा लोन पेयर में, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी बढ़ जाएगा। इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, ये 104.5 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार से AB4E, बॉन्ड पेयर 4 एक लोन पेयर, तो क्या हो गया, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। यहाँ आप देख रहे हैं त्रिकोणीय किस कारण से बन रहा है, ये एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर से, और 2 पिरामिड कैसे बन रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर से। इसकी जो होती है वो के शेप्ड भी कहते हैं इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, या इसको सीसॉ शेप भी कहते हैं। इसको सीसॉ को उन्होंने ढेकुली लिखा है, सीसॉ शेप या ढेकुली कहलाती है, या इसको के शेप भी कहते हैं, या इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या विकृत चतुष्फलकीय भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका SF4 है। AB3E2, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आपके सामने दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। कैसी आकृति दिख रही है हमें, टी शेप्ड है, तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, लेकिन ये टी आकार का होता है। एक और बात यहाँ गहराई से समझें कि ये लोन पेयर के प्रतिकर्षण के कारण से जो ऊपर और नीचे बी दिखाई दे रहे हैं, इनमें बॉन्ड एंगल 180 का नहीं होगा, बल्कि प्रतिकर्षण के कारण ये घटकर 177 डिग्री रह जाता है। इसी प्रकार से लिखा है AB5E, बात आपके समझ में आ रही होगी, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 5 और 1 6 कुल मिलाकर बनेगी तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन इसमें क्या बनेगा, ये वर्ग पिरामिडीय आकृति होगी, और एग्जाम्पल इसका BRF5 है। इसी प्रकार से AB4E2, इसमें 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, और ये कैसा है तो अष्टफल की ज्यामिति, लेकिन इसकी जो आकृति होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी या वर्ग समतलीय होती है, और उदाहरण आप देख रहे हैं XCF4। तो आपने ये देखा। अब जैसे यहाँ परिस्थिति देखें, यहाँ लोन पेयर ऊपर नीचे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर के कारण से इसकी जो शेप है वो अगर अष्टफल की होता तो ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन क्या हो गया यहाँ बदलकर वर्ग समतलीय है। उससे पहले सेम वही ऊपर देखा ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन वो कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि लोन पेयर के कारण से इनकी जो आकृतियां हैं वो बदल जाती हैं, वह नहीं रहती जो कि ज्यामिति में हम जब देख रहे थे, जब केवल लोन पेयर नहीं थे, केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट थे। संयोजकता आबंध सिद्धांत या कोवलेंट बॉन्ड थियरी, इसे 1927 में हाइटलर तथा लंदन ने दिया, जिसका विकास पोलिंग तथा स्लेटर में बाद में किया। इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन,
संकरण तथा अध्यारोपण पर आधारित है। संयोजकता आबंध सिद्धांत को हाइड्रोजन अणु का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। यह ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उसको हम लेकर चलेंगे, हम समझेंगे कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन का दूसरा एटम यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, संयोजकता आबंध किस प्रकार बनता है, इसको समझने का प्रयास करें। माना दो हाइड्रोजन परमाणु, उनको हमने क्या नाम दे दिया, एक को ए और दूसरे का बी। उसको न्यूक्लियस हमने क्या दिया, एक को Na दूसरे को Nb, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम ए है उसका न्यूक्लियस Na, जो हाइड्रोजन एटम बी है उसका न्यूक्लियस Mb। इन पर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पहले वाले को हमने क्या दिया, Ea डेजिग्नेट कर दिया और दूसरे वाले को हमने डेजिग्नेट कर दिया Eb से। ये दोनों एटम्स जिन पर हमने कहा न्यूक्लियस Na और Nb हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन Ea और Eb हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं। किस लिए अप्रोच करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, जब ये पास पास आएंगे तो इनमें आकर्षण बल भी उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण बल भी होगा। यहाँ समझने की कोशिश करें, एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो एटम ए का नाभिक यानी कि Na और एटम बी का इलेक्ट्रॉन Eb, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी प्रकार से एटम बी का न्यूक्लियस Nb और एटम ए का इलेक्ट्रॉन Ea, इन दोनों के बीच भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। और क्या होगा, एक खुद का एटम का न्यूक्लियस उसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य, इनमें भी आकर्षण बल होगा, यानी कि Na और Ea में, Nb और Eb में। तो यहाँ हम यह समझे कि आकर्षण किन में होगा, जब उनके जो आवेश है वो विपरीत होंगे, वो आवेश विपरीत होंगे। विपरीत कैसे होंगे, खुद का न्यूक्लियस हो और खुद ही का इलेक्ट्रॉन हो, सेकंड वाली बात, और खुद का न्यूक्लियस और दूसरे वाले एटम का इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये इनमें आकर्षण बल होगा। अब बात करते हैं प्रतिकर्षण बल की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्योंकि समान आवेश के हो गए, उनमें प्रतिकर्षण, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यानी कि Na और Nb में प्रतिकर्षण, Ea और Eb में प्रतिकर्षण। यहाँ आपके बात समझ में आ रही होगी, आप डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि प्रतिकर्षण किन किन के बीच होगा। Ea और Eb के बीच में देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और Na और Nb के बीच में भी प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण क्या होगा, खुद ही का इलेक्ट्रॉन, खुद ही का नाभिक, या खुद का नाभिक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, उनमें होगा आकर्षण। तो आपको ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इस चित्र से बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब ये एटम एक दूसरे की ओर कब तक अप्रोच करेंगे, ये जब तक अप्रोच करेंगे जब तक आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होगा। पहले आकर्षण बल अधिक होता है प्रतिकर्षण बल से, धीरे धीरे करके एक ऐसी स्थिति आती है जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस सिस्टम की मिनिमम एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और जब ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं, वहीं उसी स्थिति में इन दोनों के बीच, दोनों एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, अर्थात तंत्र स्थायी हो जाता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अब वहाँ से देखिए, जहाँ लिखा हुआ पृथक्करण दूरी, वहाँ से दोनों एटम पास पास आ रहे हैं। ये अंतरनाभिक दूरी राइट साइड में बढ़ रही है और लेफ्ट साइड जाने पर कम हो रही है, तो हम यहाँ आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो धीरे धीरे करके ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती चली जा रही है। आप देखें जीरो से कहाँ गई है, 435.8, इतनी एनर्जी बाहर निकल जाती है। और ये लास्ट में वो स्थिति दिखाई है जो सबसे नीचे दिखाई दे रही है, जहाँ पर दोनों एटम एक दूसरे के बहुत अधिक पास आ गए हैं, जहाँ आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं ने मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आबंध बना लिया है। इस स्थिति में दोनों नाभिकों के मध्य की दूरी कितनी है, 74 पिकोमीटर। तो हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर। बॉन्ड की इतनी एनर्जी कम हो गई, यानी कि बॉन्ड स्टेबल हो गया। यदि इस बॉन्ड को तोड़ना होगा तो हमें इतनी एनर्जी यानी कि 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है, 435.8 किलो जूल पर मोल। तो हम दोनों बातों से कह सकते हैं, यदि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन एटम को गैसीय स्थिति में तोड़ना हो तो 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। यदि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकल जाती है।